लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। इस समय मैं दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हूं और यहां से एक ऐसा मामला आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं जहां एक पत्नी ने अदालत में ये गुहार लगाई कि उसके देवर, उसके पति समेत ससुराल के 15 लोगों ने उसके साथ में बलात्कार किया, रेप किया। एक ये, और दूसरी सबसे अहम बात, अपने सास को घर से बाहर निकालकर, जो मकान सास का था और सास का है, पति का है, उस मकान से सास को बाहर निकाल करके खुद वहां पर रहना शुरू कर दिया, उसमें कब्जा किया और अब सास भी और उसका पति भी फिलहाल किराए पर बाहर रह रहे हैं। फिर एक अहम चीज, खुद करती है जिम में ट्रेनर का काम, एक जिम में जॉब करती है, लेकिन अदालत में आकर क्या मांगा कि मुझको गुजारा भत्ता चाहिए। अब जब जाहिर सी बात है कोर्ट में मामला आता है और सारी चीज सामने आती है तो इस पक्ष को भी पुलिस देखती है, कोर्ट देखती है, सारे हकाइक दलाइल पेश किए जाते हैं, सबूत और गवाह पेश किए जाते हैं। ये एक ऐसा चलन बनता जा रहा है। ये सिर्फ एक केस के बारे में बात नहीं कर रहा जो कि ब्रह्मपुरी इलाके का, जो थाना न्यू उस्मानपुर का केस है। मैं इस मामले के जो पीड़ित हैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहता हूं। अजहर इकबाल नाम है, जो उसके पति हैं उस महिला के, और साथ ही जो इनके काउंसिल हैं रवि दराल साहब, वकील साहब, उनसे भी मैं इस मामले पे आपसे रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पत्नियों से तंग आकर के, महिलाओं से तंग आकर के कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, या सोचते हैं कि अदालत हमारे लिए नहीं बनी है, या मर्द अब कहाँ जाएंगे, मर्दों के लिए तो कोई सुनवाई है नहीं, इस तरीके की भी बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो वाकई सताए जा रहे हैं अपनी पत्नी के या अपने ससुराल वालों के, बिल्कुल ना घबराएं। अदालतें उनके लिए भी हैं, कानून उनके लिए भी है। बस सिर्फ वो जज्बा चाहिए, एक अच्छा काउंसिल चाहिए और आपकी वो सोच और समझ चाहिए जिससे आप अदालत में जाकर के लड़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये है अजहर इकबाल, जो कि उस पत्नी के जरिए लगाए गए तमाम इल्जामात, जो कि शादी इनकी 2022 में हुई थी और 6 महीने भी घर सही नहीं चल पाया, और उसके बाद ये प्रोसीजर चलते चलते इतना लंबा चला गया कि इनका मकान भी इनसे ले लिया गया, इनको और इनकी माँ को भी बाहर कर दिया गया, इनके ऊपर, इनके भाई के ऊपर, यानी पति, सोचिए आप, पति के ऊपर, पति के भाई और उसके तमाम 15 लोगों के ऊपर रेप का झूठा केस भी लगाया गया, और उसके बाद फिर इनसे ही गुजारा भत्ता मांगा जाने लगा। लेकिन कोर्ट ने जब ये देखा, इन्होंने सबूत ला करके दिए, वीडियोस दी कि मैं ऑलरेडी बेरोजगार हो गया, परेशान हाल हो गया, काम छूट गया, किराए के मकान में रहने लगा, अपना मकान में जिसमें विदा करके लाया था बीवी को, वहां से निकाल दिया मेरी माँ को भी और मुझको भी, और अब मेरे से ही मांगा जा रहा है गुजारा भत्ता, मुझसे ही मांगा जा रहा है मेंटेनेंस का पैसा। तब कोर्ट के सामने इन्होंने ये पेश किया कि वो जिम ट्रेनर है, खुद कमाती है, न जाने 15-20 हजार रुपए कितना महीना उसका है। इन्होंने सबूत दिए, क्या क्या दिया। उसके बाद कोर्ट ने माना कि हाँ वाकई ये गलत हो रहा है, और जो उसकी अपील थी वो गुजारे भत्ते की, उसको अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। इनके साथ आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये है सीनियर एडवोकेट रवि दराल साहब, जो कि इस पूरे मामले को अब तक देखते आ रहे हैं, और उन्होंने डेट वाइज, सिस्टम टू सिस्टम इस पूरे केस को 2021 से, जब से इनका ये मामला चला और उसके बाद फिर कोर्ट में पहुंचा, तब से लेकर के अब तक पूरे इस केस को देखा है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूं, कोर्ट ने लड़की का जो भत्ता है वो मांग रही थी मेंटेनेंस अपना, उसको रिजेक्ट कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि कुछ नहीं दिया जा सकता, उसके पीछे की वजह। और यहां तक जो ये मामला पहुंचा है रवि साहब, अब आपको क्या लगता है कि क्या इनको मदद मिल पाएगी आगे के लिए? जी हाँ, इनको बिल्कुल मदद मिलेगी। थोड़ा सा कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पर आने से पहले मैं आपको जो इसका बैकग्राउंड है वो बताना चाहूँगा, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि ये जिद्दोजहद कहाँ से शुरू हुई थी। एक मकान था जो कि अजहर इकबाल की माता जी ने अपने नाम पर लिया था 11 अक्टूबर 2021 को। इनके अपने खुद के पैसों से वो मकान खरीदा, और उसी मकान में नए सपने देखते हुए इनकी माताजी ने अपने बच्चे की शादी करी
और जो विक्टिम है इस केस में उसकी शादी हुई 20 मार्च 2022 को और वो इस मकान में आकर रहने लग गई। बड़ा ही छोटा सा परिवार, अजहर इकबाल, उसकी माताजी और उसकी वाइफ, सिर्फ 3 लोग और कोई ज्यादा बीच में किसी बस का इंटरफेरेंस। मतलब सिर्फ ये जो उसके पति हैं वो, इनकी माँ और इनके भाई यानी लड़की का देवर, मतलब घर में कोई ननद नहीं, कोई ससुर नहीं। आपके फादर भी नहीं है? सर फादर नहीं है? ना सर, देवर अच्छा, नहीं है सर। यानी घर में 3 लोग सिर्फ और 3 चौथी वो बहू आई है। नहीं, 3 लोग, देवर भी अलग रहता था, देवर साथ नहीं रहता था। बहू थी, अजहर था और इनकी माताजी, सिर्फ ये 3 लोग, जिसमें अजहर 90% जहां बिजनेस करता था शाम को वहीं खाना खाकर आता था, शाम तक का खाना नहीं बनता था इनके घर में। तो उनकी शादी होकर आई थी 20 मार्च सन 2022 को। न जाने उनके मन में क्या था, 3 4 5 महीने के बाद ही उन्होंने नकली कागजात इस मकान के बनाने शुरू कर दिए। और जब इनके आपस में कुछ तू तू मैं हुई तो पहली बार 14 जुलाई 2023 को इनकी वाइफ पुलिस थाने जाती है और एक कंप्लेन देकर आती है। वो बड़ी ही साधारण कंप्लेन थी कि मेरी सासू मुझे तंग करती है, मेरा पति मुझे तंग करता है। उस कंप्लेन में कोई रेप का एलिगेशन नहीं होता और जो मकान इन्होंने खुद का खरीदा था उसका कोई एलिगेशन नहीं होता। पर वहां पर जब वो जाती है तो पुलिस वालों से बात कर कर उनको पता चलता है कि ये तो 498 ए की एक साधारण सी एफआईआर है और इस एफआईआर को दर्ज होने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा। हालांकि कानून में प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि अगर कोई हल्का फुल्का मनमुटाव हो घर में, परिवार वालों में, तो लोगों की आपसी सहमति होकर चीजें ठीक हो जाए। पर उन्होंने उस रास्ते पर ना जाकर 20 जुलाई 2023 को वो लड़की अपने साथ अपने 20 घर वालों को लेकर आती है और जब अजहर की मदर उस घर में अकेली रह रही होती है तो उसको कहते हैं कि आप दरवाजा खोलिए। 20 आदमियों को देखकर इनकी माताजी डर जाती हैं, वो दरवाजा नहीं खोलती हैं। तो फिर पड़ोस के 2 लोगों को उनके वाइफ और उनके रिश्तेदार बुला के लाते हैं और फिर वो इनकी माताजी को कहते हैं कि आप दरवाजा खोलिए, आपकी बहू आई है, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े इस घर से वो लेकर वापस चली जाएगी। दोनों पड़ोसी दरवाजा खोलते हैं। दोनों पड़ोसियों में से एक पड़ोसी अपने फोन से एक वीडियो बनाने लग जाता है। उस वीडियो में अजहर की वाइफ इनके घर में घुसती है और उसके साथ उसके भाई और अन्य रिश्तेदार, लगभग 15 लोग उस घर में घुसते हैं। जैसे ही वो घर में घुसते हैं तो इनकी वाइफ का सगा भाई उसको कहता है, बहन अब तेरा इस घर में कब्जा हो गया है, अब तो तेरी इस घर से अर्थी ही जाएगी। ये बात सुनकर अजहर की मदर हक्का बक्का रह जाती है और उसको समझ नहीं आता कि भाई ये क्या हुआ। और कुछ देर के बाद उसकी मदर को नंगे पैर, उनको उनकी चुन्नी तक नहीं लेने दी गई और उन 20 लोगों ने धक्के मारकर उस घर से बाहर भगा दिया। यानी जो मकान जिसमें विदा करके वो बहू को लेकर आई थी, अपनी नया घर बनाया था, वो फ्लैट नया लिया था, उसी मकान के अंदर उन्हीं सास को, इनकी माँ को, अजहर की, नंगे पैर बाहर निकाल दिया। जी। अच्छा। 20 जुलाई 2023 की ये शाम की बात है। इनकी माताजी बाहर जाते ही अपने बेटे को फोन करती है और बताती है, अजहर ये हो गया। अजहर कहता है, माँ मैं अभी घर पर आता हूं। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा तू घर मत आ, ये 20 लोग अभी घर में घुसे हैं और 5-7 लोग बाहर गली में भी खड़े हैं, मुझे डर है ये तेरी हत्या ना कर दें। तो उनकी माताजी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस मौके वारदात पर आती है। जब तक पुलिस आती है इनकी वाइफ के भाई वगैरह सब वहां से चले जाते हैं और इनकी वाइफ अपने साथ 4 औरतों को लेकर इनके फ्लैट पे अंदर घुस के कुंडी लगा लेती है, ताला लगा लेती है और उस पे कब्जा कर लेती है। 8 से 10 पुलिस, पहले 3 पुलिस वाले आते हैं। जब वो देखते हैं कि परिस्थिति उनसे हैंडल नहीं हो रही है तो बैकअप मंगवाते हैं और 8 से 10 पुलिस वाले वहां मौके पर होते हैं। उन्हीं पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला खुद वीडियो बनाता है और लड़की से कहते हैं कि मैडम आप अपने कागजात दिखाइए। वो लड़की इतनी शातिर थी कि वो पुलिस वाले को कहती है, जो कि वर्दी में था, कि तू मुझे अपनी नेम प्लेट दिखा और तू किसके कहने पर यहाँ आया है, मैं सब जानती हूँ और मेरी डीसीपी ऑफिस में बात हो गई है। यानी वो सब भी पुलिस वीडियो बनाती रही जी। इसका एविडेंस भी कोर्ट में पेश किया गया जी।
उसने वीडियो बनाई है, उसके फोन हाथ में फोन है, पर उसने ये वीडियो कभी भी 2023 से आज 2026 हो गया, वो वीडियो उसने कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं लगाई है। उसने मेंटेनेंस, डीवी एक्ट, सिविल सूट में भी है, रेप केस में भी है, कभी भी उसने वो वीडियो नहीं लगाई। हमारे पास वो वीडियो है जिसमें वो लड़की घर में है और 4 औरतें और हैं जो पिलर के पीछे से और दीवार के पीछे से सिर्फ उनके चेहरे और सूट दिखाई दे रहे हैं। वो 4 औरतें घर में इसलिए छोड़ी गई थी कि अजहर, उसका कोई भी रिश्तेदार अगर घर खुलवाने की कोशिश करे तो वो उनके खिलाफ छेड़खानी का या कोई भी अन्य मुकदमा उसके खिलाफ फाइल कर दे। पुलिस की जद्दोजहद के बाद सारी रात पुलिस वहां रहती है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। तो पुलिस अजहर को और इनकी माताजी को कह देती है कि अब आपके घर पे कब्जा हो गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए और अपना एक सिविल सूट फाइल कीजिए। अच्छा। सिविल सूट की प्रक्रिया इनके लिए बहुत लंबी थी। मजबूरन क्या करते, जाके सबसे पहले अगले दिन सुबह इन्होंने अपनी माताजी को कुछ कपड़े दिलवाए, जूते चप्पल दिलवाए और अगले ही दिन इन्होंने नया किराए का मकान ढूंढ के किराए के मकान में रहने लग गए। मैं आपको जरा रोक करके एक सवाल पूछ लूं। आपकी माँ को बाहर निकाला गया, आपको बाहर निकाल दिया गया, सारा सामान, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, पेपर्स थे, कपड़ा था, माँ की जूती चप्पल, उनके ये बता रहे हैं वकील साहब के चुनरी मतलब दुपट्टा तक नहीं ले पाए, तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग नंगे पैर और बुरी हालत में बाहर निकल आए, तो आप गए कहाँ फिर पूरा वक्त उसके बाद? सर 2 दिन तो हमें सिर्फ रोड पर और गलियों में हो चुके थे, पुलिस वालों के चक्कर लगा लगा कर मेरी माँ को और मुझे, जो कि पैरों में चप्पल भी नहीं छोड़ी थी, इतना भी मौका नहीं दिया था कि माँ ने मेरी कहा चीख चीख के मेरी दवाइयाँ दे दो जिससे मैं चलती हूँ, वो मेरी दवाइयाँ तो अंदर कम से कम दे दो जो कि वीडियो में रिकॉर्ड हैगा। उन्होंने वो दवाई भी देना, उन्होंने कहा चली जा, तेरी जान छोड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तुझे इस लायक कर देंगे, तू रोड पे खड़े होने के लायक नहीं रहेगी। वो घर आपने इसीलिए बनाया था कि आप अपनी बीवी को लेकर के रहे माँ के साथ में? सर बस सिर्फ आप, मियाँ बीवी और माँ आपकी, बस? आपके वालिद साहब, आपकी कोई बहन और कोई भाई वगैरह? सर मेरे वालिद साहब 2012 में उनका इंतकाल हो गया। सर मैंने अपने भाई की शादी पहले ही कर दी थी, 10 साल पहले, 10-12 साल हो गए इसकी शादी को। सर वो भी अलग रहता है। सर मेरी माँ ने घर खरीदा मेरे लिए, मेरी शादी के लिए। वो सर जमा पूंजी जो जो इकट्ठी हुई, जहाँ जहाँ से पैसे आए पेमेंट देते रहे, पर हमें नहीं पता था जिससे हम शादी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर लूटने, घर की चीज़ें लूटने, घर का गोल्ड लूटने, कैश लूटने, वो और उसका परिवार। सर वो सब चीज़ें साजिश के साथ एक शादी की गई थी, और वो शादी सर आज की डेट में सर मतलब अब भी जाकर के ब्लैकमेल किया जाता था कि 35 लाख दे दे, 50 लाख दे दे, 1 करोड़ रुपया दे दे और फ्लैट को ऐसे ही छोड़ दे कॉम्प्रोमाइज के लिए। कॉम्प्रोमाइज के लिए। सर मैं फ्लैट भी दे दूं और 1 करोड़ रुपया भी दे दूं, मैं 50 लाख भी दे दूं, पर सर अब फाइनली ये बिल्कुल डिसीजन ले रखा है कि सर सजा कराएंगे, सजा कराए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सर मेरी माँ, तलाक आपने नहीं दी इस बीच? सर डिवोर्स मैंने नहीं दिया सर, क्योंकि सर उसके पीछे ये है सर, मेरी माँ ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की, रोड पर चली गई एक दिन कि मैं अपने आप को आज खत्म कर लूंगी क्योंकि मेरे तन पे रुपट्टा भी नहीं बचा और मैं किसी लायक ही नहीं रही। जो मेरी जमा पूंजी थी वो मेरी ससुराल वाले अंदर खाने सामने वाले बिल्डर के साथ मिलकर के सारी जमा पूंजी खा गए सर, कुछ नहीं बचा मेरी माँ के। पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेरी माँ की 35 साल की घर गृहस्थी सर, सब कुछ उसी घर में है, उसकी ज्वेलरी लड़की की सर, सब चीज़ें उसके अंदर है, कोई चीज़ निकाल, मोबाइल का सर चार्जर तक नहीं सर, पैर की जूती नहीं, चप्पल नहीं, कुछ नहीं सर। मेरी माँ की 35 साल की सर एक मायने रखती है कि सर कैसे कैसे घर बनाया था सर, घर बनाए हुए सर मुश्किल से मुश्किल 6 महीने नहीं हुए, 7 महीने हुए, इतनी टाइम में मेरी बीवी ने अपने भाइयों के साथ मिल करके उस प्रॉपर्टी के पहले नकली पेपर बनवाए सर। उस प्रॉपर्टी को हमें पता ही नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है ही नहीं, जिसमें हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, हमें पता ही नहीं सर। ये हमें 2023 में पता चलता है जाकर कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी रही नहीं। फिर जाकर के सर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हैं सर। उस बीच में ब्लैकमेल ही शुरू आती है कि आपने हमारे खिलाफ FIR कर दी, अगर तूने FIR वापस नहीं ली तो ये अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही हो। फिर हमने उनके खिलाफ 3 FIR कर दी। उसके बाद सर उन्होंने अंजाम ऐसा भुगता कि रेप केस झूठा हमारे ऊपर लगा दिया, मेरे ऊपर भी और मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोगों के ऊपर भी। जो लोग सर बीच में सिर्फ ये पूछने आए कि भाई क्या हुआ, किस लिए आपने ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सर वीडियो में उसका भाई कह रहा है ये वाली बात कि तेरा कब्जा हो गया, तुम मर के निकलेगी आज यहाँ से, अब तुम मर के निकली हो।
अब उन्होंने जो कोर्ट में डाला है वो ये डाला कि आपसे उनको मेंटेनेंस चाहिए था, पैसा चाहिए था, लेकिन अदालत ने आपने साथ में ये भी एविडेंस पेश कर दिया कि वो बजाय इसके कि घर में रहती है, ऐसा नहीं, वो तो खुद जॉब कर रही है, खुद 15-20 हजार का हमारी जिम में ट्रेनर है। सर पहले हमारे साथ 420 करी थी, फिर कोर्ट के साथ 420 करने चली। सर उसने कोर्ट के अंदर ये दिखाया कि मुझे अपने हस्बैंड से 25 पता नहीं 35 हजार रुपए का उन्होंने मेरे ऊपर डाला कि मुझे 25 हजार रुपए मंथली चाहिए, जो कि मेरे एडवोकेट रवि दलाल साहब ने मेरे लिए सर पूरी ताबड़तोड़ मेहनत की, पूरी ताबड़तोड़ मेहनत की। सर उन्होंने दिन रात एक कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी औरत को किसी हाल भी मेंटेनेंस नहीं लेने दूंगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस लेने की हकदार है ही नहीं सर। क्योंकि सर वो घर मेरी माँ के घर पे कब्जा करे हुए ऑलरेडी बैठी हुई है और हम रेंट पे रह रहे हैं अपना घर होते हुए, और खुद कमा भी रही है। नकली झूठा एफिडेविट कोर्ट में लगा दिया सर। सर मेरे एडवोकेट रवि दलाल साहब ने अब उसमें 340 की एक एप्लीकेशन फाइल की है सर। हम उसमें उसके खिलाफ भी कार्रवाई कोर्ट से भी कराएंगे, क्योंकि सर हम छोड़ेंगे नहीं सर अब। क्योंकि सर मेरी माँ के साथ मेरे साथ जो बुरा हुआ है आज, मेरी माँ सर घुट घुट के मर रही है, घुट घुट के बुरा हाल है। कल कुछ हो जाए, आज कुछ हो जाए सर उनको। सर ये सब कुछ करने वाली सिर्फ मेरी वाइफ, उसके भाई और सर उसका परिवार और जो उसके साथ लोग आए थे सर, ये सब है। उनकी आपने एफआईआर करा दी सर है? सबकी एफआईआर हुई भी है सर इसमें। ठीक है, इस बीच में वापिस एडवोकेट काउंसिल साहब के पास में आऊं, रवि दलाल साहब के। मैं उस महिला से भी कहना चाहता हूं, अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं हिंदुस्तान लाइव पर। आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जो भी कुछ बता रहे हैं कोर्ट ने, क्योंकि अब बाकायदा फैसला दिया है कोर्ट ने, साफ तौर पर आपकी अपील को खारिज कर दिया कि आपको किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस आपके इस शौहर से, अजहर इकबाल से नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ये मामला जिसको ये बता रहे हैं अजहर कि इनकी मां को और इनको जिस मकान से, जिस फ्लैट से बाहर निकाल करके कब्जा किया गया है, अगर वो अदालत में साबित हो जाता है कि आपने इन्हीं के मकान में से इनको बाहर निकाल करके, सास को बाहर निकाल करके कब्जा कर लिया है, तो वो अदालत उसका फैसला अभी बाद में देगी कि क्या वो आपका ही मकान है या फिर वो इनका है जिसको कब्जा किया। तो आप अगर अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हिंदुस्तान लाइव से, और आप जरूर अपनी बात को रख सकती हैं। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं, इनकी पत्नी के लिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं रवि साहब, ये तो मामला जो है वो अब, क्योंकि आपने कहा कि सिविल में भी चला गया है, जिसमें ये साबित होगा कि जो घर इनका है, जिसको वो अपना बता रही हैं और उस पर अब रह भी रही हैं, इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स, हर चीज उस घर में मौजूद है, तो वो निकलना तो एक बात की चीज है। लेकिन कोर्ट में जो ये लंबा प्रोसीजर चला, ये बात कही गई कि पति ने, उसके देवर ने और उसके रिश्तेदारों ने रेप किया 15 लोगों ने, ये तो एक बहुत बड़ी चीज आ गई थी, एक बहुत बड़ा आरोप आ गया था। कोर्ट ने किन ग्राउंड्स के ऊपर ये तमाम चीज देख करके इसको रिजेक्ट किया है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो पहली एफआईआर थी वो हमने लड़की और उसके घर वालों के खिलाफ करवाई 22 जुलाई 2023 को। दूसरी एफआईआर हमने उनके खिलाफ करवाई 14 नवंबर 2023 को कि उन्होंने हमारे मकान के नकली कागजात बना लिए, और उनके घर वाले 1.5-2 महीने के लिए जेल गए। जब जेल गए थे? जी जेल गए। कौन? उनके भाई हैं, वो जेल गए हैं। तो जिससे मकान के कागज बनवाए जी, तो उस बंदे ने तो मकान के कागज इनको दे रखे थे ना, मतलब इन्होंने तो उससे खरीदा था जी, तो उस बंदे ने उनके भी बना दिए जी। कैसे? इसलिए वो भी जेल गया। यही तो 420 थी, इसी के लिए 420 और फोर्जरी की सेपरेट एफआईआर हुई है। जब उनको लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ मकान है और पर 2 एफआईआर तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो 9 महीने के बाद वो एक बड़ा शातिर गेम खेलते हैं पुलिस वालों के साथ मिलकर, जिनके हमारे पास पुख्ता सबूत है। और हमने एक सेपरेट पुलिस वालों के खिलाफ, एसएचओ, एसीपी, सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ हमने कोर्ट में एफआईआर करने के लिए भी कंप्लेंट डाल रखी है। हमारे पास उन सब की वॉइस रिकॉर्डिंग है। तो बड़े ही शातिराना तरीके से उन्होंने अजहर इकबाल और इसके 15 घर वालों के खिलाफ एक झूठा रेप का मुकदमा कर दिया। ये तब लगाया गया है? जी, ये 9 महीने के डिले के बाद लगाया गया, जब उनको पता चल गया कि तुम्हारे खिलाफ 2 एफआईआर हो गई है और तुम लड़के वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हो। तो उन्होंने बड़ा ही, जो एक इतना अच्छा कानून हमारे संविधान में है औरतों की आबरू के लिए, कि उनके साथ हमारे समाज में कोई घटना ना हो और अगर हो तो दोषियों को उचित सजा मिले, उसका उन्होंने इतना नाजायज उपयोग किया है कि जैसे ही हमने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई तो जज साहब ने तुरंत पहले 4 लोगों को बेल दी, फिर 4 लोगों को बेल दी और फिर 4 लोगों के, और उसके बाद
एक बेल के लिए हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जाना पड़ा था और हमने सब लोगों की एंटीसिपेटरी बेल इसमें कराई है। और कोर्ट ने साफ तौर पर हर ऑर्डर में ये बोला है कि पहली नजर में लगता है कि ये मुकदमा झूठा है। जो वीडियो फुटेज हमने दिखाई उससे साफ पता चलता है कि लड़की वालों के खिलाफ पहले मुकदमा